अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। वेलकम टू नॉलेज ऑफ़ इस्लामिक बैंक। आज का हमारा टॉपिक है सलम, और हम देखेंगे आज की वीडियो में कि सलम किस तरह से इस्लामिक बैंक एज अ मोड ऑफ़ फाइनेंसिंग यूज़ करता है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है सलम की, हम वो देख लेते हैं। अ सलम कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ सेल कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द परचेजर पे द प्राइस इन एडवांस एंड द डिलीवरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज़ पोस्टपोन्ड टू अ स्पेसिफाइड टाइम in the future. Salam in Islamic banking may also be defined as a type of sale in which the seller undertakes to supply goods at a future date against an advanced spot price paid fully in cash. अच्छा, बेसिकली सलम एक ऐसी सेल है जिसमें जब सेल हो रही होती है तो सब्जेक्ट मैटर मौजूद नहीं होता, और फ्यूचर की डेट में उस सब्जेक्ट मैटर को ख़रीदा जाता है, जबकि उसकी पेमेंट जो है ऑन द स्पॉट किया जाती है, और फुल कैश जो है उसी वक्त पे कर दिया जाता है जिस वक्त सेल कॉन्ट्रैक्ट हो। सलम अकॉर्डिंग टू हदीस, हदीस की नज़र में देख लेते हैं कि हम सलम की कैसे इजाज़त है, क्योंकि सेल कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर की इजाज़त नहीं है, सिर्फ सलम और इस्तिस्ना के। ये दो सेल ऐसी हैं जिसमें सब्जेक्ट मैटर मौजूद नहीं होता जब हम सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई सेल ऐसी नहीं कर सकते हम जिसमें फ्यूचर के लिए कोई प्रोडक्ट सेल करें जो मौजूद ना हो। तो देखते हैं हदीस में क्या कहा गया है। When Prophet Muhammad peace be upon him migrated from Makkah to Medina, it was found that people used to pay in advance for fruits and dates which are delivered within 1, 2 and 3 years time, but such a sale was used to carry out without specifying the quality measures, weight of the commodity or the time of delivery. So the Prophet Muhammad peace be upon him ordered that. अच्छा, बेसिकली हदीस जो है ये हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना जो है फलों में 1 साल और 2 साल का बेसलफ़ किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो खजूर में सलम करे तो उसे चाहिए कि वो मालूम मालूम कील, मतलब मामूली कील वज़न जब तोला करे, और मुबे सब्जेक्ट मैटर की सुपुर्दगी का वक्त अक्सलम में तय कर ले। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा करे ना, तो उसमें सब्जेक्ट मैटर, मुबे कहते हैं सब्जेक्ट मैटर को, उसका वज़न कर लिया करे कि भाई कितनी मिकदार है में चाहिए, सही है, और डिलीवरी कब किया जाएगी ये भी देख लिया करे। दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, और इस तरह से, और डिलीवरी के वक्त। तो बैसलम को बैसल्फ भी कहते हैं। आम तौर पर हम देखते हैं कि ख़रीदो फ़रोख्त में शरई एतबार से ये शर्त आयद होती है कि मुआहदे के वक्त फ़रोख्त की जाने वाली शय मौजूद हो, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वजूद नहीं है उसे फ़रोख्त करना या ख़रीदना जायज़ नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें इस बात का अंदेशा है कि फिर वो चीज़ पैदा ही ना हो, या पैदा हो तो फिर इस मकदार में ना हो। लेकिन फ्यूचर सेल सिर्फ सलम और इस्तिस्ना की इजाज़त है, क्यों ना कि ये हदीस से साबित है। ये उसी की डिटेल आगे दी गई है। इट्स कंपैरिजन विद जर्नल रूल्स और सेल इन सलम। अच्छा, जर्नल सेल जो होती है, आम सेल जो होती है, मुसव्वमा होती है, तो उसके भी यही रूल्स होते हैं जो यहाँ होते हैं। According to general Islamic Sharia rules, a sale must fulfill the following three conditions. However, only the salam and istisna are exceptional from these conditions. अच्छा, ये जो है इस सेल से बिल्कुल अलग है। सलम और इस्तिस्ना ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये हदीस से भी साबित है, सलम भी और इस्तिस्ना भी। तो इसमें कॉमोडिटी फॉर सेल मस्ट एग्जिस्ट, ये सेल में ऐसा होता है कि एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे सलम में एग्जिस्ट नहीं करती। द सेलर शुड एक्वायर ऑनरशिप ऑफ दैट कॉमोडिटी, और जब सेल हो रही होती है जाहिर सी बात है पोजीशन होना, आपकी ऑनरशिप में होना ज़रूरी है। यहाँ तो ऑनरशिप भी नहीं होती, पोजीशन भी नहीं होता, वो शे मौजूद ही नहीं होती जिसको सेल किया जा रहा है। तो बिल्कुल एक्सेप्शनल केस है ये। द कॉमोडिटी मस्ट बी अ फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, वही बात है कि पोजीशन होना चाहिए, फिजिकल हो, आपके पास वो चीज़ मौजूद हो जो आप सेल कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो, चीज़ आपकी ऑनरशिप में हो लेकिन रखी हुई किसी और के पास हो आपने, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड इसका आपका हो। तो ये सेल की कुछ वाइट सेल, सॉरी वैलिड सेल के लिए यूज़ होता है ये तीन चीज़ें होना। अगर ये तीन चीज़ें नहीं होती तो सेल वॉइड हो जाती है, ठीक है। जबकि सलम और इस्तिस्ना में तीन चीज़ें भी नहीं होती, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है तो इसलिए ये दोनों चीज़ें जायज़ हैं। अच्छा, रिस्क क्या है सलम में?
इसमें बेसिकली सेलर होता है, बायर होता है. तो सेलर थॉट सलम कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर द प्राइस रिस्क टूवर्ड्स द बायर, while the buyer transfer the business risk to the seller thought guaranteed quality and quantity supply of output at a preferred date and place. अच्छा, बायर का जो रिस्क है वो बताया जा रहा है और सेलर का रिस्क बताया जा रहा है. जो चीज़ ख़रीद रहा है वो पहले पैसे दे रहा है, सही है. उसका रिस्क क्या है कि यार ये पैसे ज़ाया ना हो जाए, वो चीज़ मुझे मिले या ना मिले. बायर का क्या है, बिजनेस रिस्क है. टू सेलर थॉट गारंटी दे रहा है कि भाई मैं इस क्वालिटी में बनाऊंगा और इस क्वांटिटी में बनाऊंगा और इस डेट को बताऊंगा और जिस प्लेस को मैं आपको ये चीज़ डिलीवर करूंगा. तो दोनों का रिस्क है. बेनिफिट्स क्या है सलम के? ऑब्वियसली बात है, एक सेलर है बिकॉज द सेलर है और बायर है. सेलर बिकॉज द प्राइस इज रिसीव इन एडवांस. सेलर का फ़ायदा है जो चीज़ सेल कर रहा है कि उसको एडवांस में चीज़ मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं. तो वो अपनी जो उसकी फसल वगैरह है तो वो उसको आसानी से बना सकता है. और इसी तरह बायर का क्या फ़ायदा है, बिकॉज द प्राइस इन सलम इज़ लोअर देन द प्राइस इन स्पॉट सेल से भी ज़्यादा सस्ता होता है. तो इस सलम में दोनों का ही फ़ायदा है. और इसी तरह कुरान मजीद में भी सूरत बकरा की आयत नंबर 282 में है. बेसिकली कर्ज़ की लेन देन ही हो रही है एक तरह से, इसीलिए जो है हमें चाहिए कि इस मामले को लिख लें. जिस तरह से सूरत बकरा की आयत नंबर 282 में है, ए ईमान वालो जब तुम किसी मुकर्रर मुद्दत तक आपस में कर्ज़ का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो. क्योंकि देखिए आपने इस किसी को पैसे दे दिए, सलम कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो वो लिख लेना ज़्यादा बेहतर है. एजेंसी एग्रीमेंट क्या होता है? इफ़ द बैंक हैज़ नो एक्सपर्टीज टू सेल द कमोडिटी रिसीव अंडर सलम कॉन्ट्रैक्ट दैन द बैंक कैन अपॉइंट द कस्टमर as its agent to sell the commodity in the market. Third party subject to salam agreement and agency agreement are separate from each other. अच्छा, दोनों जो एग्रीमेंट किए जाएंगे, सलम का एग्रीमेंट और एजेंसी एग्रीमेंट, दोनों सेपरेट होने चाहिए. और जो ऑब्वियसली बात है, बैंक को एक्सपर्ट नहीं होगा इस चीज़ में कि भाई वो उस कमोडिटी को सेल करे जो उसने ख़रीदी है. तो वो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे उस चीज़ को सेल करवा सकता है. सपोज़ करें मैं बैंक हूँ, आप लोग ने मुझसे मैंने आप लोगों से सलम एग्रीमेंट किया और आप लोग अब एग्रीकल्चर का काम करते थे, सही है. आपने मेरे लिए एग्रीकल्चर बनाया, सब कुछ काम किया. अब फिर मैंने आपको एजेंट बना लिया, आपने एजेंसी साइन करा, फिर मेरे बिहाफ पे आपने वो आगे कमोडिटी को सेल कर दिया. ठीक है, ये होता है सिंपल सलम. इसके अलावा भी पैरेलल सलम होता है, वो हम आगे देखेंगे. A price must be determined in agency agreement on which the agent will sell the commodity, but if the price is increased, the benefit can be give to the agent. अच्छा, जब एजेंसी एग्रीमेंट होगा, आप प्राइस डिटरमाइन कर देंगे, एजेंट को बता देंगे भाई कि आपको ये कमोडिटी जो है ना इतने तक की बेचनी है. हाँ, उसके ऊपर की बेच दी, उसके बेनिफिट हो गया, तो वो एजेंट का. कंडीशन फॉर पैरेलल सलम क्या है? अभी जो हमने सिंपल सलम देखा, इसमें क्या था, सेलर था, बायर था. ठीक है, आपने मेरे लिए चीज़ बनाई और मैंने आपको एजेंट बनाया और आपने थर्ड पार्टी को सेल कर दिया. अब दूसरा क्या होता है वो हम पैरेलल सम देखेंगे. देयर मस्ट बी टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट. दीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी टाइड अप एंड द परफॉर्मेंस ऑफ वन शुड नॉट बी कंटीजेंट ऑन द अदर कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं मिलाया जाएगा. पैरेलल सम इज अलाउड विद थर्ड पार्टी ओनली. हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आपको एक चीज़ सेल करी और आपने वापस मुझे सेल कर दी, तो ये बेआईना हो जाएगी जिससे मना है. तो आप थर्ड पार्टी को प्रोडक्ट सेल कर सकते हो. जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई मैं आपके लिए आप मेरे लिए जो प्रोडक्ट बना रहे हो, सही है, मेरे बिहाफ पे आगे सेल कर दो. तो आपने मुझे एक डेट दी होगी कि भाई इस तारीख को आपको बना दूंगा, तो मैं थर्ड पार्टी से पैरेलल सलम भी कर सकता हूँ क्योंकि आपने जो मुझे डेट दी है उस तारीख को मुझे वो कमोडिटी मिल जाएगी, तो वह मैं थर्ड पार्टी को फिर उसी डेट को सेल कर दूँगा. ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर आपने वो प्रोडक्ट बनाया मेरे लिए और ख़राब बना दिया या उसकी क्वालिटी वो नहीं हुई या क्वांटिटी वो नहीं हुई और मैं अब थर्ड पार्टी को बोलूँ यार नहीं यार वहाँ से जो माल है ना ख़राब आया है, तो मैं अब तुम्हें भी नहीं दे सकता. तो ये कॉन्टेजेंट नहीं होने चाहिए एक दूसरे पे ना कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, स्टेप देख लेते हैं सलम किस तरह से होता है. कस्टमर रिक्वेस्ट टू आई for financing and sell the commodity with deferred delivery, hence salam sale contract is executed while payment is made by bank on spot. अच्छा, एक कस्टमर है जिसको फाइनेंसिंग की नीड है, तो बैंक उसको डायरेक्ट कर्ज नहीं दे सकता. ठीक है, तो बैंक क्या करता है, उसको कहता है कि ठीक है आप ये काम करते हैं तो हम आपके लिए ये लिमिट मुकर्रर कर देते हैं और हम आपको ये पैसे देते हैं और आप हमारे लिए ये चीज़ बनाएं. ठीक है, बैंक उसी वक्त उसको वो पैसे
दे देता है। आईफा इंटर टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पैरेलल सलम विद अनदर पार्टी, और उसी वक्त जिस डेट का आप बोलते हैं बैंक को कि भाई मैं आपको 10 तारीख को ये प्रोडक्ट सेल करूँगा, तो बैंक दूसरी पार्टी से जो है पैरेलल सलम कर लेता है कि भाई हम आपको इस तारीख को प्रोवाइड करेंगे ये चीज़। स्टेप 2 में जिस तरह लिखा हुआ है, आईफा इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पैरेलल सलम विद अनदर पार्टी, रिसीव द पेमेंट एंड साइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलम विद प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स एट अ पॉइंट इन अ फ्यूचर डेट। इसी तरह उसने पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है बैंक ने दूसरी पार्टी से फ्यूचर डेट में ही। सेलर इन द फर्स्ट सलम कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर द गुड्स टू आईफाई ऑन ड्यू डेट टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी। जिस तरह पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मिज़ान बैंक सपोज कर लें और उसके साथ दूसरे कस्टमर का, तो उसमें डेट फिक्स कर दी गई थी कि इस डेट को मैं आपको ये प्रोडक्ट सेल कर दूंगा या पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो आईएफआई ने जो पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उसको पूरा करेगा। फिर स्टेप 4 में देखिएगा, आईएफआई डिलीवर द गुड्स टू बायर इन द पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट, हैंस ट्रांजैक्शन क्लोज ऑन प्रॉफिट। पहले क्या हुआ, मिदान बैंक ने कस्टमर को कहा ठीक है आप मेरे लिए चीज़ बनाए, उसने चीज़ बना दी, मिज़ान बैंक को डिलीवर कर दी। मिज़ान बैंक ने उससे उसी डेट को दूसरा पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था पैरेलल सलम का, और वो कमोडिटी जो है थर्ड पार्टी को भी दे दी। उसमें बेसिकली 3 पार्टियाँ हैं, देखें, बैंक है और वो कस्टमर है जिसको फाइनेंसिंग की नीड थी, और थर्ड पार्टी है जिसको बैंक दोबारा वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाय बैक हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इफ़ ए हैज़ परचेज फ्रॉम बी 1000 बैग्स ऑफ वीड बाय वे ऑफ सलम टू बी डिलीवर ऑन 31 दिसंबर। अब ए ने कहा है बी से कि मैं भाई 1000 बैग आपसे ख़रीदूंगा, किस तारीख को, 31 दिसंबर को। अब ए को 31 दिसंबर को ये बैग्स आने हैं, ठीक है। ए कैन कॉन्ट्रैक्ट पैरेलल सलम विद सी, ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सी से क्योंकि उसको वो गुड्स मिलने वाली हैं किस तारीख को, 31 तारीख को। A can contract पैरेलल सलम with C to deliver to him 1000 bags of wheat on 31 दिसंबर। देखें सेम डेट है। बट वाइल कॉन्ट्रैक्ट पैरेलल सलम with C कैन नॉट बी कंडीशनल with taking deliver from B। अच्छा, ये कंडीशन नहीं हो सकती कि अगर B से आ गई तो मैं दूंगा C। ए ये नहीं कह सकता C को, ये कॉन्टिजेंट नहीं हो सकता एक दूसरे पे। therefore even B did not deliver wheat on 31 दिसंबर। अगर B ने A को प्रोवाइड नहीं करी wheat के 1000 बैग, लेकिन ए को सी को प्रोवाइड करने होंगे। ए स्टिल ऑब्लिगेट टू डिलीवर द गुड सी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन एग्रीड विद हिम। जो क्वांटिटी क्वालिटी जिस डेट को कहा गया था कि ये प्रोडक्ट इस तारीख को यहाँ पहुँचाया जाएगा, अगर ए को बी ने नहीं पहुँचाए लेकिन ए को सी को पहुँचाने पड़ेंगे। ए हैज़ परचेज 1000 बैग्स ऑफ वीट बाय वे ऑफ सलम फ्रॉम बी, जॉइंट स्टॉक कंपनी बी हैज़ सब्सिडरी ऑफ सी। अच्छा, ए ने बैग खरीदे 1000 बैग बी से, जो एक स्टॉक कंपनी है और उसकी सब्सिडरी जो है सी है, विच इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी बट इज़ फुली आउन बाय बी। सेपरेट एंटिटी है बट जो है ये बी इसको आउन कर रहा है। ए कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट द, इससे जो है पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता सी। बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट। अगर मेरी कंपनी है और 3 ऑनर हैं उसके, आप उससे पैरेलल सलम नहीं कर सकते दूसरे ऑनर से। इस तरह से सिंपल समझ में आ जाएगा आप लोगों के। इस तरह एसेंशियल कंडीशन इन सलम कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नेसेसरी फॉर वैलिडिटी ऑफ सलम दैट द बायर पे द प्राइस इन फुल टू सेलर एट द टाइम ऑफ इफेक्ट द सेल। जिस दिन सेल हो रही होगी उस दिन बायर को ज़रूरी है कि वो फुल पेमेंट करे। जिस तरह से इस्तिस्ना में होता है कि 30% कर दी, 40% कर दी या 100% पेमेंट कर दी, तो सलम में इस तरह से नहीं होता। सलम में पूरी पेमेंट की जाती है स्पॉट पे। ओनली दोज गुड्स कैन बी सोल्ड थ्रू द सलम कॉन्ट्रैक्ट इन विच द क्वांटिटी एंड क्वालिटी कैन बी एग्जैक्टली स्पेसिफाई। अच्छा, जिस चीज़ की क्वालिटी या क्वांटिटी स्पेसिफाई हो सके उस चीज़ का ही सलम हो सकता है। सलम कैन नॉट बी इफेक्टेड ऑन अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी और अ प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड ऑन फार्म। अच्छा, मैं ये नहीं कह सकता कि इस फार्म से ही मुझे सलम करो। इस हो सकता है कि वो ज़मीन पे अनाज ही ना है, तो पर्टिकुलर नहीं हो सकता कि भाई इस दरख्त के फल चाहिए, या इस तरह से नहीं हो सकता। All detail in respect to quality of goods sold must be expressly specified, leaving no ambiguity which may lead to a dispute। अच्छा, सारी डिटेल लिख देनी चाहिए आपको उसी वक्त जिस वक्त सलम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो कि भाई हम इस क्वालिटी का आपको देंगे और इस क्वांटिटी में देंगे, ताकि बाद में किसी किस्म का तनाज़ा ना हो। Essential condition in Salam contract 0.5, it is necessary that the quantity of commodity is agreed upon in absolute terms. It should be measure weight। अच्छा, एब्सोल्यूट टर्म्स होना चाहिए, आपको वेट पता होना चाहिए कि भाई इतना होगा।
द एग्जैक्ट डेट एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी मस्ट बी स्पेसिफाई इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी होनी चाहिए कि इस तारीख को हम आपको ये चीज़ डिलीवर कर देंगे, डेट भी मेंशन होनी चाहिए। सलम कैन नॉट बी इफेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ थिंग्स विच मस्ट बी डिलीवर एट ए स्पॉट। अच्छा, ऐसी चीज़ों का सलम नहीं किया जा सकता जो स्पॉट पे देना लाजमी हो जाए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अगर वो फ्यूचर में उनका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो फ्यूचर में तो बचेंगी ही नहीं, मतलब खाने लायक ही नहीं बचेंगी। The commodity for salam contract should remain in the market right from the day of contract up to date of delivery or at least till the date of delivery। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ दिसंबर में, सही है, चीज़ आनी है जनवरी में, तो यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ है, फ़िक़ही इख्तलाफ है इसमें कि कुछ लोग कहते हैं कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिस कॉमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो चीज़ जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त से लेके डिलीवरी वक्त तक मार्केट में मौजूद होनी चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो गया सिर्फ उस वक्त मौजूद होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि वो उस वक्त जिस वक्त वो चीज़ डिलीवर हो रही है मार्केट में मौजूद हो। पॉइंट 9, द टाइम ऑफ डिलीवरी शुड बी एटलीस्ट 15 डेज हो। मैं इसके जो मिनिमम डेज हैं 15 हो सकते हैं सलम कॉन्ट्रैक्ट के, और मंथ भी हो सकता है। फ्रॉम डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है। प्राइस इन सलम इज जनरली लोअर देन द प्राइस इन स्पॉट। अच्छा, इसके जो प्राइस हैं जो स्पॉट सेल होगी उससे डिफरेंट होने चाहिए, लोअर होने चाहिए, कम होने चाहिए। प्राइस इन सलम इज जनरली लोअर देन द प्राइस इन स्पॉट सेल। द डिफरेंस इन टू प्राइजेज मे बी वैलिड प्रॉफिट फॉर बैंक। इसका जो डिफरेंट होगा वो बैंक का प्रॉफिट होगा। A security in the form of guarantee, mortgage और hypothecation may be required for salam in order to ensure that the seller deliver। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी भी ली जा सकती है, सिक्योरिटी और गारंटी कि भाई आप हमें गारंटी दे दें कि ये चीज़ हमें आप प्रोवाइड करेंगे। मतलब वो मूवेबल चीज़ हो सकती है, इमूवेबल चीज़ हो सकती है, प्लस भी हो सकता है। द सेलर एट टाइम ऑफ डिलीवरी डिलीवर्स कमोडिटीज एंड नॉट मनी टू द बायर हु वुड हैव एस्टेब्लिश ए स्पेशल सेल फॉर डीलिंग कमोडिटीज़। अच्छा, बेसिकली इसमें कमोडिटी ही डिलीवर करनी है, ऐसा नहीं है कि जो बायर है इसने रिलेशन कायम किया था वो उस वक्त कमोडिटी नहीं पैसे दे रहा हो। द पीरियड ऑफ डिलीवरी, सम jurists बिलीव इन प्राइस फिक्सेशन ऑफ डेट ऑन विच डिलीवरी इज टू बी मेड while some other approve of rough date by a definite period of occasion of delivery, for example on harvest or beginning of hajj season। अच्छा, कुछ स्कॉलर्स में कहते हैं कि डिलीवरी ऑफ फिक्स होनी चाहिए भाई इस तारीख को डिलीवर होगी, और जबकि कुछ का इसमें अख्तलाफ है कि वो फिक्स नहीं हो सकती। वो किसी आप ओकेजन पे आप कह सकते हैं कि इस दिन को दे देना, हज के दिन को दे देना, ईद पे दिन को दे देना। रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कब कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। वंस एग्रीड अपॉन अ सलम कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिवोक यूनिलेटरली, मतलब यकतरफा तौर पे इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इट कैन बी कैंसिल और पार्शली कैंसिल विद म्यूचुअल कंसेंट, इसको ख़त्म किया जा सकता है बाय रिटर्निंग द एक्चुअल और appropriate amount of price paid। In case of default, no penalty can be stipulated in the contract। Seller can undertake in the salam agreement that in case of late delivery of salam goods he shall pay the charity of account। अच्छा, in case of कि वो सलम कॉन्ट्रैक्ट किया उसने और वो गुड्स पहुंचा ही नहीं पाया, या फिर उसने लेट कर दिया या ऐसा कुछ, तो उसको इस पे चैरिटी करनी पड़ेगी। अच्छा, इस्लामिक बैंक जो है वो प्रॉफिट नहीं रख सकता इस अमाउंट को, इसको चैरिटी करना लाजमी है। कमोडिटी क्या हो सकती है, ओनली दोज कमोडिटीज कैन बी सोल्ड अंडर बाय सलम विच कैन बी प्रीसियसली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी। और सेम वही बात की गई है, सलम सिर्फ उन्हीं चीज़ों का किया जा सकता है जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हो, मतलब जिनको नापा जा सके और तोला जा सके। सिक्योरिटी भी रखी जा सकती है सलम में। सिक्योरिटी इन सलम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू गारंटी के तौर पे, प्लज, हाइपोथेकेशन, सेम बात है जो मैंने आपको पहले बताई है। A description of factor in salam, capital in salam should be known to both of the parties। सेलर को और बायर को दोनों को पता होना चाहिए कि सलम का कैपिटल क्या है। In the salam sale agreement, ideally it should be a cash। It allowed to supply the capital in kind of subject to quality quantity। अच्छा, ये जो है कैश होना चाहिए और स्पॉट होना चाहिए, ये किसी का डेप्ट नहीं होना चाहिए। मतलब मैं आपसे बोलूँ कि तुम्हारे ऊपर जो मेरा कर्जा है ना वही मेरा सलम का रसूल माल है, तो ऐसा मुमकिन नहीं। देखिए आगे भी लिखा हुआ है, अ डेप्ट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर कैन नॉट बी कन्वर्ट टू सलम कैपिटल। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू सो मच।